गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा राज्य के स्वरूप संबंधी उदारवादी धारणा, लिबरल कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। राज्य के स्वरूप संबंधी उदारवादी धारणा। अगर हम बात करते हैं बच्चों राज्य की उत्पत्ति की, उसकी आवश्यकता की या उसकी प्रकृति की, यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें हमें राज्य की आवश्यकता क्यों है, या जो एक स्टेट है उसका नेचर क्या है। तो इन तीनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर कई तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं और जिससे कि जनता और राजनीति दोनों प्रभावित होती रही है समय के अनुसार ही। किसी ने राज्य को एक डिवाइन इंस्टीट्यूट यानी कि दैवीय संस्था माना, तो किसी ने इसे एक मानवीय संस्था माना, तो किसी ने राज्य को यानी कि स्टेट को एक नैतिक संस्था भी माना है। अर्थात चाहे वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूट है या एक मानवीय संस्था है या एक नैतिक संस्था है, जो ये तीनों चीजें हैं वो किस आधार पर माना है? राज्य की उत्पत्ति, उसकी आवश्यकता और उसकी प्रकृति के आधार पर। यदि हम सबसे पहले जो हमारा प्राचीन समय था, प्राचीन यूनानी समय था, यदि हम वहां से शुरुआत करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्राचीन यूनानी विचारक हुए, उन्होंने क्या माना कि जो एक अच्छा जीवन होता है यानी कि जो गुड लाइफ होती है, उसका अभिप्राय या उसका जो तात्पर्य है वो क्या था कि प्राचीन समय में जो नगर राज्य थे, छोटे छोटे जो नगर राज्य होते थे, उसमें जो आम व्यक्ति रहते थे, उसमें राज्य में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन यूनानी विचारक हैं, उन्होंने यही कहा कि अच्छा जीवन वही है जब किसी राज्य में व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाती है। और साथ में उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित भी कर सकता है। यानी कि जो राज्य है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करके वो आम नागरिकों का या उस समाज में, उस राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी लाइफ को कंट्रोल भी कर सकता है। ये हमारा सबसे पहला पीरियड है यानी कि प्राचीन यूनानी काल। यदि हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम बताते हैं रोमन पीरियड में, यानी कि जो रोमन काल है, उसमें राज्य के कार्य क्षेत्र को लेकर, यानी राज्य क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, या राज्य कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से फंक्शंस करता है, इस विषय पर कोई ज्यादा गंभीरता से सोच विचार या हम कहें कि अ, दार्शनिकों के द्वारा कुछ गहन अध्ययन नहीं किया गया। यदि हम उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिडिल एज आया, यानी जो हमारा मध्य काल आया, उसमें राज्य और चर्च, इन दोनों के बीच पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, यानी कि जो सत्ता है उसको प्राप्त करने के लिए एक लगातार क्या चलता रहा, एक संघर्ष चलता रहा, जिसका परिणाम क्या निकला कि वहां पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। और जब राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तो वहां पर जो शासन की स्थापना हुई वो किस तरह की हुई? वो निरंकुश शासन की स्थापना हुई। बात आती है निरंकुश शासन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि निरंकुश शासन से अभिप्राय है कि जब राजा असीम शक्तियों का प्रयोग करता है और राजा अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता है और आम जनता को उसे स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वो खुश है या खुश नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि निरंकुश राजा या निरंकुश शासन। तो मध्यकाल में जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, उसका परिणाम ये निकला कि जो राजा थे या जो शासन कर रहे थे वो बहुत ज्यादा मतलब अत्याचारी हो गए, बहुत ज्यादा निरंकुश हुए। और वो किस कारण से हुआ? उन्होंने बहुत ज्यादा शक्तियों का प्रयोग किया और आम व्यक्तियों को वो स्वतंत्रताएं नहीं मिल पाई। अब वो कहते हैं ना बच्चों कि कोई भी चीज है कि जब पाप का घड़ा भर जाता तो कहीं ना कहीं कुछ अलग इन्वेंशन होता है। ये हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि जहाँ पे वो राजा के द्वारा या हम कहें निरंकुश शासन के द्वारा बहुत ज्यादा असीम शक्तियों का जब प्रयोग किया जा रहा था, तो इसके विरुद्ध यानी कि इसके अगेंस्ट में भी कुछ चीज हुई। अगेंस्ट में क्या हुई कि कई सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कि इस निरंकुशता को या इस निरंकुश शासन का विरोध किया और उसके लिए उन्होंने प्राकृतिक कानून, यानी कि जो नेचुरल लॉज होते हैं या नेचुरल राइट्स होते हैं, हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उन सिद्धांतों का, उन थ्योरीज को सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया। और इस श्रेणी में अगर हम बहुत ज्यादा एक प्रमुख
अगर इंग्लैंड के लेखक का नाम लेते तो जॉन लॉक का नाम सामने निकल कर आता है। जॉन लॉक ने क्या कहा कि जो निरंकुश शासन है इसको सीमित किया जाना चाहिए। यानी इस निरंकुशता पर हमें बैन लगाना है, इसको हमें रेस्ट्रिक्शन लगानी है, प्रतिबंध लगाना है, तो कैसे हो सकता है? उसके लिए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो राज्य का कार्य क्षेत्र है, उसको सीमित कर दिया जाना चाहिए। यानी निरंकुशता पर रोक लगाने के साथ ही एक नई अवधारणा शुरू हुई। इस विचारधारा को 18वीं शताब्दी में पूरा समर्थन मिला, मतलब फुल सपोर्ट मिला इसको। और यहीं से एक जो व्यक्तिवादी विचारधारा होती है, यानी कि जिसको हम इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं, या हम एक जो इंडिविजुअल जो पर्सपेक्टिव होता है, एक जो आइडियोलॉजी होती है, उसकी शुरुआत हुई, उसको विकास यहाँ से मिला। हमें ये समझना भी जरूरी है कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होंगे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, या वो सामाजिक क्षेत्र में है। लेकिन जब इस व्यक्तिवादी विचारधारा को एक फुल सपोर्ट मिला, पूरा उसका विकास हुआ, उसका भी क्या दुष्परिणाम निकला? उसका दुष्परिणाम ये निकला कि जो एक औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, उसका परिणाम ये निकला कि वहां पर जो पूंजीवाद को एक बढ़ावा दिया या औद्योगिक क्रांति हुई, उससे जो लेबर क्लास थी, यानी जो मजदूर थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। और इसके विरोध में भी एक और नई थ्योरी आई निकलकर, जिसे सोशलिस्ट कहते हैं, या हम कह सकते हैं समाजवाद का सिद्धांत। उसके बाद फिर जो ये उदारवादी हुए, यानी कि जिन्होंने कि शासन की निरंकुशता का विरोध किया, उन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई बताना शुरू कर दिया। उनके अनुसार जो राज्य है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, और इसीलिए उन्होंने इसको एक आवश्यक बुराई बताना शुरू किया। यदि हम आधुनिक युग की बात भी करते हैं तो आज भी इसमें लगातार चिंतन भी हो रहा है। जो बहुत सारे हमारे राजनीति शास्त्र में या किसी अन्य जो फील्ड है उसमें बहुत सारे विद्वान हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, या जो राजनीतिक चिंतक हुए हैं, उनके द्वारा हमेशा ही एक जो गहन अध्ययन, जो सूक्ष्म अध्ययन होता है वो किया जाता है, और विभिन्न दृष्टिकोण आज भी प्रतिपादित किए जा रहे हैं। और इसी संबंध में अगर मैं कोकर की बात करती हूँ तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो राज्य का कार्य क्षेत्र है उसको जो निश्चित करने की समस्या है, यानी कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए या विस्तृत होना चाहिए या कितना होना चाहिए, इसके लिए जो एक समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो आज भी हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज में, यानी राजनीतिक सिद्धांत में, या हम कहें हमारी अ, जो एक पॉलिटिक्स है, हमारी जो राजनीति है, उसमें एक आज भी एक जटिल समस्या की तरह खड़ी है। और वो क्यों खड़ी है? क्योंकि कोई इसके पक्ष में बोलता है और कोई इसके विपक्ष में बोलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्य का उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य है, या उसको हम दृष्टिकोण कहेंगे, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो राज्य का स्वरूप है, उससे संबंधित उदारवादी जो धारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। क्यों महत्वपूर्ण धारणा है? कि ये किसी भी राज्य के कार्यों और उसकी प्रकृति से जुड़ी हुई है। साथ में ही ये उन समाज में रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। और हर समय, चाहे वो प्राचीन समय था, मध्यकाल आया, या आधुनिक समय है, इस उदारवादी जो व्यक्तिवादी, यानी कि जो एक लिबरल इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसने हमेशा ही शासन प्रणाली को, उसमें रहने वाले व्यक्तियों को समय समय पर प्रभावित भी किया है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, यानी जो एक लिबरलिज्म है, जिसे हम उदारवादी कहते हैं, और उसमें व्यक्तिवाद भी शामिल हो जाता है कि भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। इस चीज को आगे बढ़ाने में एडम स्मिथ, जॉन लॉक, जर्मी बेंथम, जेएस मिल जैसे राजनीतिक चिंतकों ने काफी, मतलब इसको सपोर्ट किया, और उन अपने विचारों में उस चीज को वो लेकर भी आए। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही क्या है कि जो राज्य का स्वरूप है उससे संबंधित उदारवादी धारणा क्या है। इसमें हम दोनों चीजें करेंगे, इसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर हम बात करते हैं इसके अर्थ की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवादी जो विचारधारा है उसका अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं उदारवादी विचारधारा 18वीं शताब्दी में शुरू हुई या जागृत हुई, और
समय के साथ-साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन आए हैं, क्योंकि परिवर्तन क्या है? प्रकृति का एक नियम है कि हमारी आवश्यकताएँ और हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो बदलती रहती हैं। उसके साथ कोई भी थ्योरी है, वो हमेशा स्थिर नहीं रहती है, बल्कि उसमें एक रूटीन में चेंजेस होते रहते हैं और वो आज भी प्रचलित है। अगर हम इसको बहुत ही सरल भाषा में इसके अर्थ की बात करते हैं, तो हम कहेंगे उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्रतिष्ठा या उसके मान मर्यादा में विश्वास रखती है। अर्थात ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता को वो सर्वोपरि रखती है, साथ ही उसकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा में, उसकी बुद्धिजीविता में भी ये विश्वास रखती है। यानी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किसी भी काम को करने के लिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, या हम कहें जो बंधनों का अभाव है वो वहां पे हो जाना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि जो व्यक्तिवादी उदारवादी जो एक दृष्टिकोण है या जो धारणा है, ये व्यक्ति की विवेकशीलता, यानी कि उसकी बुद्धि, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उसकी सोचने की, समझने की या काम करने की जो उसकी एबिलिटीज होती हैं, जिसे हम बुद्धिजीविता कह सकते हैं, विवेकशीलता कह सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक विवेकशील प्राणी है और उसके लिए उसे हर प्रकार से अधिक क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो स्वतंत्रता उसके परिवार में हो सकती है, उसके बाहर जब जहाँ पे वो काम करता है, उसकी आर्थिक परिस्थितियों में हो सकती है, सामाजिक परिवेश में हो सकती है, धार्मिक क्षेत्र में हो सकती है या राजनीतिक मामलों में हो सकती है। लेकिन ये फोकस करते हैं व्यक्ति की बुद्धिजीविता, व्यक्ति की विवेकशीलता पर, और उसको स्वतंत्रता के साथ जोड़कर अधिक से अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इसके साथ ही अगर एक और इसके अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि राज्य की तुलना में व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। यानी राज्य को ये छोटा मानते हैं और उसकी अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। एक और चीज ये कहते हैं कि जो राज्य है, यानी कि जो स्टेट है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। यानी बहुत ज्यादा यदि हम कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो तभी मिल सकती है जब राज्य वहां पे क्या करे? कम से कम हस्तक्षेप करे या राज्य उसके मामलों से दूर रहे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई अटैक हो रहा है, या देश में सुख और शांति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य जरूरी है। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इसीलिए ये राज्य को एक आवश्यक बुराई भी मानते हैं, और आवश्यक बुराई मानते हुए उसे एक बाधक मानते हुए कि किस पक्ष में है कि राज्य को कम से कम काम करने चाहिए, यानी कि उसका जो दायरा है काम करने का, जो एक सीमा है, दायरा है, उसे ये सीमित करने के पक्ष में बात करते हैं। अब यदि हम बात करें कि कौन-कौन से ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने कि इस विचारधारा को समर्थन दिया है। उदारवादी विचारधारा कह सकते हैं, उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस विचारधारा को जो भी विचारक ने स्वीकार किया, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और उसे कम से कम काम सौंपने के पक्ष में हैं। और इस प्रकार से इसका जो स्वरूप निकल कर आता है, ये जो एक ट्रेडिशनल जो इसका एक कंसेप्ट था उदारवाद का, उसे नकारात्मक स्वरूप भी कहा जाता है। यानी इसको परंपरागत उदारवाद भी कह सकते हैं या इसको नकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हैं, जिसमें कि उदारवाद व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा अपने साथ शामिल करके चलता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने कि इसको फुल सपोर्ट किया है, यानी जो हमारा परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद को। सबसे पहले हम विचार देखते हैं एडम स्मिथ के। व्यूज ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम बात करते हुए हम कहेंगे कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में एक बहुत महान विचारक हुए। साथ ही साथ इनको आधुनिक आर्थिक विचारों का जनक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने फोकस किया एक इकोनॉमी पर, यानी कि जो इनके थॉट्स हैं, जो इनके विचार है, इनकी विचारधारा है, वो अर्थशास्त्र, आर्थिक मामलों के रूप में अधिक स्पष्टता के साथ हमें देखने को मिलती है।
जब एक जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था यानी औद्योगिक जो क्रांति हुई थी, उसी समय में स्मिथ ने जो उस समय की आवश्यकताएँ थी, उसको पूरा करने के लिए जो व्यक्ति का जो लाइफ है यानी कि जो व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो आर्थिक पक्ष है, यानी कि आर्थिक जो उसका क्षेत्र है, उसमें राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया था। यानी कि एडम स्मिथ ने ये क्लियर किया था, जो कि परंपरागत उदारवाद के समर्थक रहे हैं, नकारात्मक उदारवाद के समर्थक रहे हैं, कि एक व्यक्ति तभी खुश रह सकता है, जब उसके जीवन का जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी उसका आर्थिक पक्ष है, उसमें राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे या राज्य के हस्तक्षेप का विरोध वो करते हैं। इसी के साथ ही राज्य का जो कार्यक्षेत्र बताते हैं, जो उसको फंक्शंस करने चाहिए, उन्हें बहुत ही कम बताते हैं, यानी सीमित कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। ये कहते हैं सिर्फ शांति की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए या एक जो न्याय की स्थापना करने के लिए या कोई आक्रमण होता है, चाहे वो आपका इंटरनल है या फिर आपका एक्सटर्नल है, उस समय समाज में रहने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए ही या कुछ सड़कें, नहरें या शिक्षण संस्थाओं के निर्माण करने का ही काम करना चाहिए। यानी कि वो इसके राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करते हैं और व्यक्ति के जीवन के आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो एक पुलिस राज्य है। पुलिस राज्य कैसे? कि जैसे एक फुटबॉल का एक मैदान होता है बच्चों, उसमें एक रेफरी के समान वो उसकी पोजीशन क्लियर करते हैं, कि जैसे उसका काम अपने आप खेलना नहीं होता, जैसे एक सुपरविजन का काम होता है, यानी एक निरीक्षण का काम होता है कि क्या सब जो एक प्लेयर्स हैं, क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, सिर्फ उसको वही देखना है। तो ठीक इसी प्रकार एडम स्मिथ भी राज्य को एक पुलिस राज्य का नाम देते हैं। यदि हम कुछ और विचारकों को देखते हैं जिन्होंने की ट्रेडिशनल लिबरलिज्म या हम कह सकते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म या हम ये कहें अगर हिंदी में मैं बात करती हूँ कि जो एक परंपरागत उदारवाद है या नकारात्मक उदारवाद है उसको किस किस और विचारक ने समर्थन दिया है, फुल सपोर्ट किया है, तो हम जॉन लॉक का नाम लेंगे। जॉन लॉक इंग्लैंड का एक महान दार्शनिक था। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ और वहां पे क्या हुआ, जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था, उसमें भी जो संसद थी, जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने आम जनता का पक्ष लिया था, यानी कि आम जनता के अधिकारों की बात की थी। और फिर 1649 में जो वहां पे चार्ल्स फर्स्ट यानी कि जो चार्ल्स प्रथम जो राजा थे, उनको क्या मिली थी, उनको मृत्युदंड दिया गया था, उसको उन्होंने सपोर्ट किया था। उसके बाद जब दूसरे राजा आए यानी कि जो जेम्स सेकंड थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया, यानी कि उनके बीच में तनाव बढ़ गया, एक ईर्ष्या की भावना आ गई पार्लियामेंट के साथ। तो उसका जो रिजल्ट निकला वो जो उस राजा को वहां से देश छोड़ के जाना पड़ा। तो जॉन लॉक ने जो ये घटना देखी, इसको इंग्लैंड के इतिहास में इन्होंने क्या कहा, एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन या हम कह सकते हैं रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। और फिर क्या हुआ, उसके जो रिजल्ट निकले, इंग्लैंड में 1689 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक अधिकार का घोषणा पत्र, उसको पास करवाया और उसमें पास करा के क्या किया, जनता को अधिक अधिकार दिए गए स्वतंत्रता के, और जो राजा थे, जो निरंकुश राजा थे, उनके अधिकारों को काफी सीमित कर दिया। और जॉन लोक ने क्या माना कि जो एक स्टेट है, जो राज्य है, वो कोई एक डिवाइन इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई नेचुरल इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी देवीय और प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि वो एक मनुष्यों के द्वारा निर्मित संस्था है, जिसे वो मानवीय संस्था का नाम देते हैं। जॉन लोक ने कहा कि जब मनुष्यों ने इसको बनाया है, तो राज्य की जो उत्पत्ति है, वो सामाजिक समझौते का परिणाम है, यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 2 तरह के समझौते यहाँ पे वो बताते हैं कि पहला सामाजिक समझौता क्या है, जिसके अनुसार राज्य का जन्म हुआ है। दूसरा राजनीतिक समझौता जिसके अनुसार वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, उसकी व्यवस्था की गई है। किस तरीके से वो कहते हैं कि जो आम जनता है, उसने अपनी इच्छा से अपने जो अधिकार हैं, वो शासक वर्ग को सौंपे हैं, लेकिन सारे अधिकार नहीं सौंपे हैं। यानी कि एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें आम जनता की सहमति है, क्योंकि वो इसको एक राज्य को एक मानवीय संस्था मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो आम जनता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनकी स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि शासक को। इसके लिए वो कहते हैं कि जनता ने अपने सब अधिकार शासक वर्ग को नहीं सौंपे थे, यानी जो सरकार है उसको केवल वही राइट्स दिए गए थे, वही अधिकार सौंपे गए थे, जिनसे कि जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके।
उसके साथ ही उसको अधिक मजबूत करने के लिए आम जनता को उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट है, जो आम जनता ने जो अधिकार सौंपे हैं, उसका जो उसके मतलब उसका परिणाम क्या निकलेगा कि जो वहाँ की सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होगी। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है बच्चों कि जब हम हमारी जो गवर्नमेंट है हमने उसको चूज किया है, उसको चुना है, और यदि वो हमारे हितों के अनुसार काम नहीं करती, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके अनुसार पॉलिसीज नहीं बनाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके विरुद्ध जा सकते हैं। हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और उस सरकार को उन प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो वो होता है उत्तरदायी। तो ये कहते हैं कि जो सरकार है वो जनता के अधिकारों की रक्षा अगर नहीं करती है, तो जनता सरकार को हटा भी सकती है। ठीक है, तो सारी की सारी पावर्स किसके पास दिखा रहे हैं, जनता के पास। इसी के साथ उन्होंने इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र का भी समर्थन किया, यानी राजतंत्र होना चाहिए क्योंकि वो वहां पर आज भी एक मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन संविधान को मान्यता देते हैं, यानी कि कानून के शासन की बात करते हैं कि आम जनता के हितों को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको स्वतंत्रता देनी है, फिर चाहे वो जीवन जीने का है, या वो स्वतंत्रता का अधिकार है, या वो संपत्ति रखने का है। इसी प्रकार से सीमित राजतंत्र का समर्थन करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जॉन लोक भी किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लिबरलिज्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आम जनता अधिक महत्वपूर्ण है, जनता की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है, उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि वहां का राजा या वहां का जो शासन है वो। और क्या बात करते हैं जॉन लोक कि जो अंतिम प्रभुसत्ता है, यानी कि जो अंतिम शक्ति है, जिसे हम सोवर्निटी भी कहते हैं, वो जनता में निहित है, ना कि शासक में। यानी जनता सर्वोपरि है, और इस सामाजिक समझौते के द्वारा ही प्रभुसत्ता का वो समर्थन भी करते हैं, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो राज्य है, यानी कि जो स्टेट है, वो साधन है, साध्य नहीं है, यानी लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्य तक पहुंचने का एक मीन कह सकते हैं, एक साधन कह सकते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं जो राज्य को यानी स्टेट को जो भी राइट्स दिए गए हैं, वो उसको एज अ ट्रस्टी दिए गए हैं। यानी जैसे ट्रस्टी होता है, उसका काम क्या होता है, किसी भी चीज के जो भी ट्रस्टी हैं वो वहां की देखभाल करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन एज अ ट्रस्टी करेंगे, उन शक्तियों का दुरुपयोग वो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये भी कहते हैं कि यदि राजा अपना उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो वो शक्तियां जनता उनसे वापस ले सकती है। इस प्रकार से जो आम जनता है उसकी नैतिक और जो आर्थिक उन्नति है उसका दायित्व भी वो राज्य को नहीं देते हैं, और राज्य को केवल सिर्फ छोटे छोटे से बहुत ही सीमित काम वो देते हैं। तो इस प्रकार से जॉन लोक ने भी जो राज्य का नकारात्मक स्वरूप हमें प्रस्तुत किया है, जिसे हम नेगेटिव लिबरलिज्म कहते हैं, यानी कि एक नकारात्मक उदारवाद या परंपरागत उदारवाद कहते हैं, उसी को जॉन लोक ने समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। अब यदि हम बात करते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि और कौन से विचारक हुए हैं जिन्होंने की परंपरागत उदारवाद का समर्थन किया है, तो हम कहेंगे जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम भी इंग्लैंड के एक महान विधिवेता यानी कानून को जानने वाले और राजनीतिक चिंतक हुए हैं। ये एक उपयोगितावादी थे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपयोगितावादी क्या होता है। यानी कि क्या होता है कि जो उपयोगितावादी है वो मनुष्यों के सुख की बात करता है, यानी मनुष्यों का जो सुख होता है वो उनके लिए सर्वोपरि होता है, कि मनुष्य ही सर्वोपरि है, और मनुष्य का सुख उसके साथ वो जोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं कि हर काम का जो आधार है वो मनुष्य होता है, और मनुष्य का या व्यक्ति का सुख ही सर्वोपरि है। साथ ही जर्मी बेंथम कहते हैं कि हर मनुष्य में दो तरह की टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती है, जिसे हम मूल प्रवृत्तियां भी कहते हैं। एक सुख होता है, एक दुख होता है, और इसी सुख और दुख यानी कि एक गुड फीलिंग होती है, एक बैड फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग के अनुसार कोई भी व्यक्ति काम करता है। जिस काम को करने से किसी भी व्यक्ति को सुख मिलता है, यानी कि उसको खुशी मिलती है, उस काम को वो अधिक उपयोगी मानता है, अपने हित में मानता है, और उसको वो प्रमोट भी करता है कि हाँ ये मुझे सुख दे रहा है तो मुझे यही काम करनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं और उससे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कि गुड फीलिंग नहीं आ रही है, तो उस काम को आप क्या मानोगे कि ये बहुत ही बुरा काम है, वो मुझे ये नहीं करना, ये मेरे मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, या मेरे को फायदा नहीं दे रहा है, या फिर मेरे लिए अहितकारी है, उससे आप बचते हो। तो ये कहते हैं कि फिर जो राज्य है उसका काम क्या होता है, राज्य का जो उद्देश्य है या राज्य का जो मुख्य काम है वो क्या होगा, अधिकतम व्यक्तियों तक अधिकतम सुख पहुंचाना है।
यानी कि ये व्यक्ति के सुख के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए उपयोगितावादी कहलाए। और राज्य को भी यहीं पे फोकस करते हैं कि राज्य वही अच्छा है जो मैक्सिमम जो पीपल है यानी अधिकतम व्यक्ति उनके सुख की बात करता है। साथ ही फिर ये कहते हैं जो राज्य है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राज्य तो किसी भी व्यक्ति के सुख प्राप्ति का एक साधन मात्र है। इसके साथ ही जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, यानी जो निजी संपत्ति है, क्योंकि देखो अगर मैं बच्चों आपको ये कहती हूँ कि क्या पर्सनल प्रॉपर्टी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप सब कहोगे नहीं हमें अच्छी लगती है। यानी चाहे वो आप जिस घर में रहते हैं वो हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके घर में रखा हुआ हर वो सामान हो सकता है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, यानी कि ये सारी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसे हम निजी संपत्ति कहते हैं। तो इस निजी संपत्ति को रखने से व्यक्ति को क्या मिलता है? अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो ये कहते हैं कि निजी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने का यानी उसकी व्यक्ति की निजी संपत्ति की रक्षा करने का दायित्व या कर्तव्य भी किसका है? राज्य का है। तो इसी और तीसरा ये क्या कहते हैं जो एक ओपन कंपटीशन होता है यानी जो खुली प्रतियोगिता है उसका भी ये समर्थन करते हैं। और इसमें राज्य को क्या नहीं करना, इसमें राज्य को कोई भी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं करना है। इस प्रकार से हमने यहाँ जाना कि जैसे शुरुआत में फिर 20वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने कि राज्य के कार्यों को क्या किया है, सीमित किया है यानी कि उनको कम किया है। इसके वो स्पोर्ट में आए हैं। उनमें से अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं या मॉडर्न की बात करते हैं तो फ्रेडरिक हेयर हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं या मिल्टन फ्रीडमैन है। ये सारे कुछ और ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने कि इस चीज को और आगे प्रमोट किया है। यानी अब तक की क्लास में हमने ये डिस्कस किया बच्चों कि जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, उसकी बुद्धि में विश्वास करता है, साथ ही साथ वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और राज्य के हस्तक्षेप को नकारता है कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करने के अधिक अवसर मिलने चाहिए। ये उदारवाद का परंपरागत रूप है जिसे नकारात्मक रूप भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि जो राज्य का सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य है यानी जो सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, वो क्या कहता है उसके अनुसार कई विचारकों ने इस चीज की जो अभी हमने डिस्कस किया उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो एक लिबरलिज्म था या जिसमें हमने इंडिविजुअलिस्ट की बात की, उसकी आलोचना की जाती है। कैसे की जाती है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो राज्य है उसको आवश्यक बुराई मानना गलत है। कि आज आप देखते हैं किसी भी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में यानी सभ्य जो समाज है उसमें हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर शांति की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है या जो एक बहुत सारे हितों के बीच में जो क्लैशिंग चलती है यानी टकराव की बात आती है, उस टकराव को खत्म करने के लिए जो हेल्प होती है वो स्टेट के द्वारा ही की जाती है, यानी हितों में जो सामंजस्य की बात होती है वो राज्य के द्वारा ही की जाती है। और राज्य जो वीकर सेक्शन है उसकी हेल्प भी करता है, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति है उससे उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि जो राज्य है वो एक आवश्यक बुराई है। इसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं यानी ऐतिहासिक तौर पर भी देखते हैं तो जो ये परंपरागत जो उदारवाद है इसका सिद्धांत गलत साबित हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, इतिहास को उठाकर देखते हैं कि जब भी राज्य ने हस्तक्षेप नहीं किया है, ठीक है, यानी कि राज्य ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया है, तो वहां पर उस समाज में रहने वाले चाहे गरीब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, उनको अधिक दुख झेलने पड़े हैं। उसका जीता जागता उदाहरण इंग्लैंड है। तीसरी बात ये कहते हैं जो एक ओपन कंपटीशन की बात करते हैं उसके भी विरुद्ध में जाते हैं और वो कहते हैं कि जो मुक्त प्रतियोगिता है उससे व्यापार और उद्योगों में एक एकाधिकार स्थापित हुआ है। और जब एकाधिकार स्थापित होगा तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और जब पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है तो मजदूरों की दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती है। और जब ये ऐसी चीजें निकल कर आती हैं तो आज के दिन हम आधुनिक समय में हम जो एक स्टेट है उसका एक वेलफेयर रूप यानी कि कल्याणकारी रूप देखते हैं। और कल्याणकारी राज्य वही होता है जो व्यक्ति की पूरी रूप से देखभाल करता है या उसके हितों को प्रोटेक्ट करता है और सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से अधिकार देता है। इस आधार पर भी आलोचना की गई है जो परंपरागत उदारवाद है या जो एक नेगेटिव चीज हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्क्सवादियों ने भी इसकी आलोचना की है क्योंकि वो कहते हैं कि जो उदारवादी राज्य है वो एक ऐसा राज्य है जिसमें कि जो पावर है, जो राज्य की शक्ति है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वो
जो वहाँ के अमीर व्यक्ति हैं या हम कहें मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनकी जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए किया जाता। तो मार्क्सवादियों ने भी जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है यानी कि जो उदारवाद है, उसका जो नकारात्मक रूप है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वयं उदारवादी थे, उनको भी अपनी गलतियों का अनुभव हुआ। यानी कि मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ-साथ हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो हम क्या फ़ील करते हैं कि ये मिस्टेक्स हुई हैं, उनको कैसे सुधारा जाए? और जब सुधारने की बात आती है तो उसे हम संशोधित रूप कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब उदारवाद में यानी कि परंपरागत उदारवाद में या हम कह सकते हैं शास्त्रीय उदारवाद में या हम कह सकते हैं जो नकारात्मक उदारवाद है, जब उसमें कुछ कमियां निकल कर आई तो स्वयं उदारवादियों ने भी क्या किया, उदारवाद में संशोधन करना शुरू किया यानी उसमें चेंज करना शुरू किया। और जो चेंज होने के बाद संशोधित जो रूप निकला बच्चों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी जो नकारात्मक उदारवाद है उसमें परिवर्तन करके उसमें संशोधन करके उसमें चेंजेस करके एक नया रूप आया। उस नए रूप को सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था? इसमें ये कहा गया कि जो राज्य है उसको प्रभावी भूमिका निभानी होगी। यानी कि ग्रीन ने भी माना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? महत्वपूर्ण है। लेकिन वो महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ वो राज्य के कार्यक्षेत्र का भी समर्थन करते हैं। कौन से कार्यक्षेत्र का? कि जो राज्य है वो बहुत ही क्रिएटिव फंक्शंस करता है या हम कह सकते हैं उसे रचनात्मक कार्य है, उसको भी समर्थन किया। तो हम कहेंगे सकारात्मक उदारवाद दोनों चीजों को साथ लेकर चलता है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो राज्य है उसके पास ये शक्तियां होनी चाहिए कि वो सभी का विकास कर सके, सभी के लिए सृजनात्मक, रचनात्मक या हम कहें कल्याण के लिए काम कर सके। और यही क्या है? यही पॉजिटिव लिबरलिज्म है यानी कि सकारात्मक उदारवाद है। और जैसे लास्की है, हाबहाउस है, मैकइवर है, बारकर, इन सब विद्वानों ने उदारवाद के इस नए स्वरूप का यानी कि हम जिसे आधुनिक उदारवाद भी कह सकते हैं या हम उसको सकारात्मक उदारवाद कहेंगे, इस रूप का प्रतिपादन किया। और इसे राज्य का सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। अगर हम जेएस मिल की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप को वो स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? क्योंकि जेएस मिल ने माना कि जो राज्य है वो बहुत सारे क्रिएटिव फंक्शंस करता है यानी क्रिएटिव वर्क्स करता है, आम जनता के सुख के लिए करता है। जैसे अगर हम आज बात करते हैं कि किसी भी स्टेट में हम देखते हैं वहां पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहां पे एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजेस का निर्माण किया जाता है बच्चों, या हम कहते हैं कि जो पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी काम किए जाते हैं, चाहे वो जल की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, किसी भी तरह के जो काम किए जाते हैं आपके लिए, बसों की व्यवस्था की जा रही है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वो सारे क्या है बच्चों? उनको हम रचनात्मक सामाजिक कार्य कहते हैं। और ये जो रचनात्मक सामाजिक कार्य हैं, ये कौन करता है? ये राज्य करता है। तो जेएस मिल ने स्वीकार किया कि जो राज्य है, उनको इस तरह के रचनात्मक सामाजिक कार्य करने चाहिए यानी कि उनको सौंपने के पक्ष में है। और उससे समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें कि व्यक्ति का क्या हो? पूर्ण विकास हो। तो जो राज्य है, वो नकारात्मक उदारवाद के द्वारा जो कम काम करता था, उसे उसके अधिक काम करने चाहिए। इसके साथ ही जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको जो वीकर सेक्शन है, जो दुर्बल वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है समाज का, उसके हितों की रक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। उसके साथ ही जो दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है, दूसरों को रुकावट डालता है, उसके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग राज्य करेगा, ताकि सभी को क्या मिले? स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और सुख मिले। उसके साथ ही कहते हैं जो राज्य है, वो सामाजिक कल्याण की एक संस्था है, यानी कि एक वेलफेयर इंस्टीट्यूट है। और जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट है तो वो क्या करेगा? व्यक्ति के विकास के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिससे कि एक हर व्यक्ति का क्या हो, उसके विकास हो उसके। साथ ही साथ सार्वजनिक हित के काम भी करेगा, चाहे वो शिक्षा संबंधी है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है या वो किसी और संबंध में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जेएस मिल ने ये माना कि जो व्यक्तिगत कार्य हैं उसमें राज्य का हस्तक्षेप होना आवश्यक है यदि हम सभी व्यक्तियों की भलाई चाहते हैं।
अगर हम लास्की की बात करते हैं, हेरोल्ड जे लास्की की, तो उन्होंने भी वो भी एक महान राजनीतिक विचारक हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में, कनाडा में शिक्षण भी किया, टीचिंग कार्य में वो लगे रहे। और 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने काम शुरू किया और जीवन भर उससे वो जुड़े रहे। लास्की एक समाजवादी विचारक हुए हैं। समाजवाद क्या होता है? जहां पर कि हमें आर्थिक समानता नजर आती है, या हम कहें जहां पर आर्थिक असमानता को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ वो बहुलवाद में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, यानी कि एक तो प्लूरलिज्म को वो मतलब फेथ करते थे। क्या होता है ये कि राज्य के साथ साथ वो जितनी भी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो सभी क्या है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से उन्होंने समाजवादी लोकतांत्रिक यानी कि जो एक सोशल डेमोक्रेटिक है, इस चीज में उन्होंने विश्वास दिखाया, इस चीज में वो विश्वास करते थे। राज्य को ठीक इसी प्रकार से वो जनता की भलाई का एक साधन मानते थे। यानी राज्य को एक नकारात्मक या आवश्यक बुराई नहीं मानते थे, बल्कि राज्य को जनता की भलाई के लिए एक आवश्यक साधन मानते थे, जिसके बिना कि हम व्यक्तियों का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते, या व्यक्तियों को जो विकास के जो साधन है वो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते जब तक कि हम राज्य को अधिक कार्य नहीं सौंपेंगे। उसके बाद एक पीरियड ऐसा भी आया 1929 में, जब महान मंदी आई। उस समय जो पूंजीवाद की जो कमियां निकली, उससे मतलब वो काफी हताश हुए, उनको बुरा लगा और वो मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से वो क्या हुए, मार्क्सवाद से संतुष्ट हो गए और फिर से उन्होंने उसी चीज को अपना लिया, लोकतांत्रिक समाजवाद को। यानी उन्होंने डेमोक्रेसी को भी इंपॉर्टेंट माना। और डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी वो होती है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, यानी जिसमें जनता क्या है, सर्वोपरि होती है। तो जनता भी महत्वपूर्ण है, साथ में समाजवाद को जोड़ दिया कि जो राज्य है उसका जो क्षेत्र है वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपको जो एक आर्थिक विषमता है वो खत्म हो जाए। तो व्यक्ति और राज्य दोनों को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना। और लास्ट में ये यही कहते हैं कि एक जो राज्य है वो एक ऐसी कल्याणकारी संस्था होती है जिसकी सहायता से हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, उसे अधिक अवसर मिल सकते हैं, स्वतंत्रता मिल सकती है और अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि लास्की के विचारों में टाइम टू टाइम चेंज भी आता रहा है, लेकिन फिर भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक जो एक सिस्टम होता है, उसमें उनका विश्वास हमेशा ही बना रहा। और उनका विश्वास था कि जैसे जो डेमोक्रेसी है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन है, उसके द्वारा ही हम जनहित में, यानी कि जो आम जनता है उसके कल्याण के कार्यों को करवा सकते हैं। और यही कारण है कि जो अधिक से अधिक जो व्यक्ति हैं उनको मताधिकार प्राप्त हुआ, या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार काम किया गया, उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो लास्की हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन ही किया है। तो इस प्रकार बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना कि जो उदारवाद है उसका परंपरागत रूप क्या रहा, या उसका सकारात्मक रूप क्या रहा, और किन किन राजनीतिक चिंतकों ने उन दोनों चीजों को क्या किया है, सपोर्ट किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।